Hey everyone, welcome back to this YouTube channel. This is Simav here. क्लास 10th सेशन रहेगा 2023-24। इसमें हम लोग प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट से होगा। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होना है। इसमें चैप्टर 3 से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पर डील करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 चैप्टर 2 का क्वेश्चन बना करके एमसीक्यू बना करके वीडियो पब्लिश कर चुके। अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। एंड इसके साथ साथ ये आपका ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का भी पब्लिश हो चुका है कुछ वीडियोज़, और कुछ आना बाकी। अगर उसे भी देखना चाहे तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट पे जाके वॉच कर सकते हो। तो देखते हैं इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो ये रहा पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर। कह रहा है द फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम surface runoff and groundwater that is continually being renewed and recharged through the ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर सल्फर साइकिल, रॉक साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या फिर नन ऑफ द अबव। कहने का सेंस है कि फ्रेश वाटर जो मेनली हम लोग प्राप्त करते हैं उसको ऑब्टेन करते हैं कहाँ से? सरफेस रन ऑफ के जितने भी पानी होते हैं और जो ग्राउंड वाटर जितने होते हैं उनसे हम क्या करते हैं? उसको ऑब्टेन करते हैं। बट ये लगातार क्या करके रहता है? रिन्यू और रिचार्ज होते रहता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको कहेंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इस वजह से ऑप्शन सी होना है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जल विज्ञान चक्र या फिर जल चक्र के नाम से भी हम लोग जानेंगे इसको, जल चक्र। इंग्लिश में हो जाना इसका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ऑप्शन सी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। 97% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर इज एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट एज ब्लैंक फिल करनी है यहां से। ओनली 3% एज डैश फिल करनी है। ऑप्शन है फ्रेश वाटर, ओशियंस, फ्रेश वाटर, ग्राउंड वाटर, ओशियंस या फिर नन ऑफ द अबव। कह रहा है कि 97% जो वाटर है वर्ल्ड्स का, पूरे की पूरी दुनिया की जो टोटल वॉल्यूम की जो पानी है उसका 97% वाटर कहाँ पे वो बताना है और 3% वाटर कहाँ पे वो बताना है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी होगा, क्योंकि 97% वाटर जो है हमारा वो ओशियंस में आपको देखने को मिलेगा। और मैक्सिमम क्या सबके सब ये क्या होते हैं? सॉल्टी वाटर होते हैं, जो आपके नॉर्मल यूज़ के लिए हमारा नहीं होता। ये हमारा नॉर्मल यूज़ के लिए नहीं होते और उसकी अमाउंट है, उसकी वॉल्यूम है 97%। और बचे 3% जिसे हम लोग फ्रेश वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फ्रेश वाटर बोलेंगे, जो कि यहाँ पे। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी हो जाना है। और इसी फ्रेश वाटर को हम लोग डेली यूज़ के लिए क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सो इस वजह से ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, महासागर और ताज़ा पानी। तो 97% 97% पानी जो है, जल जो है वो महासागर में स्थित है, और 3% जल जो है वो ताज़ा पानी के रूप में अलग अलग जगह, जैसे आप भूजल कह सकते हो, नदी कह सकते हो, ग्लेशियर जो बर्फ के पहाड़ वगैरह होते हैं उस सब में आपका स्टोर्ड है। क्या? 3%। ओके, ये रहा आपका नेक्स्ट नंबर 3। नियरली 70% ऑफ द फ्रेश वाटर अकर्स इज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स इन डैश। यहां पे कुछ जगह के नाम दिए गए 4, उनमें से बताने की 70% जो फ्रेश वाटर है वो आइस शीट और ग्लेशियर के तौर पे पाया जाता है। वो कहां पे पाया जाएगा? फिर आगे बोल रहा है ग्रीनलैंड एंड द माउंटेन्स रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ग्रीनलैंड तो मिलेगा और माउंटेन्स रीजन्स में भी मिलेगा, लेकिन इनमें से भी एक ऑप्शन बताना है। 70% कहां? वो अंटार्कटिक में है या फिर साइबेरिया में है या अलास्का में है या फिर रशिया में है। तो याद रखेंगे इस हिसाब से ऑप्शन ए होगा, जो कि 70% वाटर जो है आपको अंटार्कटिक, ग्रीनलैंड और माउंटेनियस रीजन जितने हैं उधर आपको एज आइस शीट और ग्लेशियर, आइस शीट और ग्लेशियर के तौर पे, यानी कि बर्फ की चादर और ग्लेशियर के रूप में आपको पाया जाएगा। कितना परसेंट? 70% वाटर। जो आपका नॉर्मल 3% वाटर है, इन 3% का जो 70% वाटर है वो आपका आइस शीट और ग्लेशियर बनकर के ग्रीनलैंड, अंटार्कटिक और माउंटेनियस रीजन में पाया जाता है। ये आपका वाटर जो कि फ्रेश वाटर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। अ लिटिल लेस दैन डैश ऑफ फ्रेश वाटर इज स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड्स एक्विफर। वर्ल्ड्स एक्विफर की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। जो फ्रेश वाटर आपका जो स्टोर्ड है वो ग्राउंड वाटर के तौर पे कितना कम हो सकता है, यानी कि दुनिया के जल भृंतों में से, यानी कि एक्विफर में से थोड़ा कम ताजा भूजल के रूप में संग्रहित है, वो कितना प्रेजेंट है? 5% है, 20% है, 10% या 30% है। सो प्लीज याद रखेंगे ऑप्शन डी होगा। आंसर हो जाएगा आपका 30%, यानी कि अ लिटिल लेस देन 30% of fresh water is stored as ground water in the world's aquifer। 30% से भी कम आपका एज अ ग्राउंड वाटर क्या है? वर्ल्ड्स के एक्विफर में मौजूद है, आपका रखा हुआ है। ये बात आपने याद रखनी, स्टोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5 में। इन इंडिया डैश कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 22% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड।
बताना है। भारत में स्पेशली हम बात करेंगे, भारत में जो कुल उत्पादित बिजली है, जो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसका लगभग 22% योगदान देता है कौन भाई, टिडल पावर देता है या न्यूक्लियर पावर देता है, न्यूक्लियर पावर देगा या थर्मल पावर देगा या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर देगा। तो याद रखेंगे 22% लगभग जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का है, पावर का है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पावर का हो जाएगा। सो इस हिसाब से ऑप्शन डी यहां पे सही हो जाना है। अगला क्वेश्चन है नंबर 6 में, फ्रॉम एंशियंट टाइम्स एविडेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स हैज आल्सो बीन फाउंड इन नागार्जुन कोंडा, इट इज लोकेटेड इन, कहने का सेंस ये है कि नागार्जुन कोंडा में प्राचीन काल से ही अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं, यानी एविडेंस मिले हैं। तो ये जो जगह है नागार्जुन कोंडा वो कहां पे मौजूद है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में या कर्नाटका में या तमिलनाडु में। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए होगा, ये नागार्जुन कोंडा आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, जो कि आंध्र प्रदेश अभी भारत का एक राज्य है जिसका कैपिटल है अमरावती। ये चीजें याद रखेंगे, अमरावती हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा इधर ओडिशा, ओडिशा का अगर कैपिटल की बात करेंगे तो भुवनेश्वर होना है, ये भी याद रखना है, ओडिशा भुवनेश्वर। कर्नाटका भी एक राज्य है भारत का, जो कि आप इसे अगर बोलेंगे तो इसको बंगलुरु हो जाएगा, बंगलुरु आपका क्या हो जाना है, इसका कैपिटल राजधानी हो जाना है। तमिलनाडु का आपका हो जाएगा चेन्नई, तमिलनाडु भी एक भारतीय राज्य जिसका कैपिटल आपका हो जाएगा चेन्नई। चलिए अगले सवाल में देखते हैं। सो 7 इज हियर, in the 14th century the tank in dash was constructed by Iltutmish to supply water to the Siri Fort area। कहने का सेंस है कि 14वीं शताब्दी में यानी कि 14th सेंचुरी में सिरी फोर्ट क्षेत्र में पानी की आपूर्ति के लिए इल्तुतमिश द्वारा डैश में टैंक का निर्माण किया गया था। सिरी फोर्ट वाले इलाके में क्या करना था, पानी को फुलफिल करना था, आपूर्ति करना था, तो उसके लिए इल्तुतमिश ने क्या किया था, टैंक का निर्माण किया था। तो वो बताना है कौन सा होगा यहाँ पर। ऑप्शन है जयपुर राजस्थान में, हौज खास दिल्ली में या भोपाल मध्य प्रदेश में या फिर सूरत गुजरात में। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा, हौज खास दिल्ली में बनवाया गया था। हौज खास दिल्ली बनवाया गया था, जो कि दिल्ली में है हौज खास जगह, जो कि बनवाया गया था 14th सेंचुरी में। किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। क्यों बनाया था? सिरी फोर्ट इलाके में क्या करना था, उसको पानी इसका सप्लाई देना था, इस वजह से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हौज खास दिल्ली। नेक्स्ट है नंबर 8 में, डैश इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज मेड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स कंपल्सरी फॉर ऑल हाउसेज अक्रॉस द स्टेट। यानी कि डैश भरना यहां पर भारत के राज्य दे रखा है, यानी भारत का वो पहला कौन सा राज्य है जिसने राज्य भर के सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन वाटर को क्या करने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए, रूफटॉप रेन वाटर को हार्वेस्ट यानी उसको स्टोर करने के लिए संरचनाओं को बनाना अनिवार्य कर दिया गया। हर एक घर के ऊपर में एक संरचना, एक कंस्ट्रक्शन जो जिससे आप क्या कर सको, रेन वाटर को स्टोर कर सको, वो बनाना कंपलसरी कर दिया गया। वो कौन सा राज्य, कौन सा स्टेट है? ऑप्शन है कर्नाटका है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है या फिर आंध्र प्रदेश है। सो प्लीज याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा, वो राज्य आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु में कंपलसरी कर दिया गया घर के ऊपर रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए। तो याद रखेंगे तमिलनाडु का अभी बताया हमने, जो भारतीय राज्य जिसका कैपिटल आपका चेन्नई हो जाएगा, कर्नाटका का बेंगलुरु हो जाना है, महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई हो जाएगा, महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई, और आंध्र प्रदेश का अभी बताया हमने अमरावती हो जाएगा। तो ये सारे डिटेल्स थोड़े अपने माइंड में रखेंगे। चलते हैं अगले सवाल में। नंबर 9 यहां पे है आपका, डैश इन द महानदी बेसिन इंटीग्रेट्स द कंजर्वेशन ऑफ वाटर विद फ्लड कंट्रोल। कहने का सेंस है कि महानदी बेसिन में डैश कोई प्रोजेक्ट बनी पड़ी है, परियोजना बनी पड़ी है, जो परियोजना क्या काम करता है, बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ जल संरक्षण का भी काम करता है, जल को संचय करने का भी काम करता है, यानी उसको भी कंजर्व करने का काम करता है वाटर को। कौन सा? महानदी बेसिन में। तो वो कौन सा प्रोजेक्ट है? कृष्णा, देखोगे यहां पर कृष्णा राजसागर प्रोजेक्ट या फिर टिहरी, टिहरी होना चाहिए था, यहाँ पर आपका थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। टिहरी प्रोजेक्ट देखेंगे यहाँ पर, टिहरी प्रोजेक्ट या हीराकुंड प्रोजेक्ट या फिर भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। तो महानदी के ऊपर जो बना पड़ा है वो आपका हीराकुंड प्रोजेक्ट होगा, ऑप्शन सी हो जाना है यहाँ पर। हीराकुंड प्रोजेक्ट महानदी के ऊपर बना है, जो काम क्या करता है, वाटर को भी कंजर्व करता है, उसके साथ साथ फ्लड कंट्रोल का भी काम करता है। कौन सा? हीराकुंड प्रोजेक्ट। सो प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट है नंबर 10, इन द सतलज ब्यास रिवर बेसिन। यहां पे हम बात करेंगे, सतलज भी एक रिवर है और ब्यास भी एक रिवर है, दोनों का जो बेसिन है एक्चुअली में द डैश वाटर इज बीइंग यूज्ड बोथ फॉर हाइडल पावर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन। तो यहां पे बता रहा है कि इसके ऊपर भी, सतलज ब्यास रिवर बेसिन के ऊपर भी एक प्रोजेक्ट यानी परियोजना बनी पड़ी है। अब उसमें बताना यह है
कि इसमें वाटर इज बीइंग यूज्ड, पानी का जो यूज किया जाता है वो एक्चुअली दोनों के लिए, हाइडल पावर प्रोडक्शन यानी कि आपके जल विद्युत उत्पादन के लिए, आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी यूज किया जाता है, उसके साथ साथ इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए भी यूज किया जाता है। तो बताओ इस सतलज ब्यास रिवर बेसिन में कौन सा प्रोजेक्ट बनी है? ऑप्शन है नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, दूसरा है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, या फिर कल्लानी प्रोजेक्ट, या फिर भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। तो याद रखेंगे भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट होगा सतलज ब्यास रिवर में। सो प्लीज ये बात आपने याद रखनी है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहां पर। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला क्वेश्चन है नंबर 11, डैश प्राउडली प्रोक्लेम्ड द डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये आप लाइन देख लें यहां पर, एज दे वुड इंटीग्रेट द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द विलेज इकोनॉमी विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकोनॉमी। कह रहा है कि डैश ने यहाँ पे एक 4 नाम दिया गया ऑप्शन में, उसमें बताना है कि किसने गर्भ से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर क्या कहा गया, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया घोषित किया, क्योंकि वे तेजी से औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन और शहरी अर्थव्यवस्था के विकास के साथ कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को भी एकत्रित करेंगे। इस वजह से बांधों को उसने क्या कहा, डैम्स को उन्होंने क्या कहा, आधुनिक भारत के मंदिर। तो ये बात किसने कही थी? सरदार पटेल ने कही थी, जवाहरलाल नेहरू ने कही थी, या महात्मा गांधी ने कही थी, या डॉक्टर BR अंबेडकर ने कहा था? सो प्लीज याद रखेंगे ऑप्शन बी ये होगा जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने ही डैम्स को क्या कहा था, टेम्पल्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में इसको प्रोक्लेम किया था, घोषित किया था। किसको? डैम्स को। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। चलेंगे अगले सवाल नंबर 12 में। भादू सॉन्ग इज इन अ पर्टिकुलर रीजन narrates the troubles faced by the people owing to the flooding of डैश नोन एज द रिवर ऑफ सोरो। यहां पे 4 नदियों के नाम दिया गया, जिसमें बताने कि भादू गीत एक विशेष क्षेत्र में, एक स्पेशल, एक पर्टिकुलर रीजन में दुख की नदी के रूप में जानी जाने वाली डैश नदी की बाढ़ के कारण लोगों में होने वाली परेशानियों का वर्णन करता है, उसको बताता है। तो वो कौन सा रिवर है? दामोदर होगा, या कावेरी होना है, या नर्मदा होना है, या फिर आपका यमुना? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए दामोदर रिवर होगा। क्या हो जाएगा आपका? दामोदर रिवर। ठीक है, इसी को हम लोग सौरव ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं, बंगाल के दुखद के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें भादू सॉन्ग गाया जाता है, जिससे इस सॉन्ग के अंदर में ये नदी जितना भी नाश करता है उन सारी चीजों का वर्णन इस सॉन्ग के अंदर देखने को मिल जाता है। चलेंगे अगला 13 में। नर्मदा बचाओ आंदोलन इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स कि NGO बोल सकते हो आप इसको, शॉर्ट में N से नॉन, जी से गवर्नमेंटल, O से ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दैट मोबिलाइज ट्राइबल पीपल, फार्मर्स, एनवायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अगेंस्ट द डैश डैम बीइंग बिल्ट अक्रॉस द रिवर नर्मदा। 4 रिवर के नेम, डैम के नेम दिया गया है इसमें। ठीक है, वो एक्चुअली में नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया गया था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है, ठीक है, जिसने आदिवासी लोगों, किसानों और पर्यावरणविदों, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे बांध के खिलाफ संगठित किया था। तो उसमें से बताना है वो कौन सा डैम नर्मदा के ऊपर बनाया गया था, नर्मदा नदी के ऊपर। सरदार सरोवर डैम, टेहरी डैम, नागार्जुन सागर डैम, या भाखड़ा नांगल डैम? तो याद रखेंगे नर्मदा के ऊपर सरदार सरोवर डैम बनाया गया था, सरदार सरोवर डैम बनाया गया था। इसी के चलते एक बहुत ही खास आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन भी पनपा था, जिसमें कौन कौन से लोग शामिल थे? ट्राइबल पीपल जितने भी थे, फार्मर्स, एनवायरमेंटलिस्ट और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, ये सब के सब मिलकर के एक आंदोलन भी करा था। तो ये नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया गया था सरदार सरोवर डैम। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला सवाल है नंबर 14 में। कोयना डैम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम लोकेटेड इन, कोयना डैम जो कि कोयना नदी पर ही बनाया गया, ये बात याद रखेंगे। कोयना डैम कोयना नदी पर ही बनाया गया है, जो कि कहां पे, एक बड़े बांधों में से एक बांध है, जो कि कहां पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, या फिर आपके राजस्थान में, या महाराष्ट्र में? सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन डी होगा, ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सा डैम? कोयना डैम। कौन से नदी पर? कोयना नदी पर। अगला सवाल है नंबर 15 में। रिहंद डैम इज लोकेटेड ऑन द रिवर रिहंद। एक रिहंद डैम है जो कि सेम नेम के रिवर पे मौजूद है, यानी कि रिहंद नाम की नदी पर ही मौजूद है रिहंद डैम। बट वो बताना ये है कि अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, तो ये रिहंद नदी किसका ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है रिहंद? तो वो बताना है वह सतलज रिवर यानी सतलज नदी की, सोन नदी की, या गोदावरी नदी की, या ब्रह्मपुत्र नदी का? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा, रिहंद नदी जो है वो सोन नदी की क्या है, सोन नदी का आपका ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, जिसके ऊपर रिहंद नाम का डैम बांध बना हुआ है। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला सवाल है नंबर 16 में। द कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट इज ड्यू टू द ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय द कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट्स रिगार्डिंग द डाइवर्जन ऑफ मोर वाटर एट कोयना बाय द डैश गवर्नमेंट फॉर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। कह रहा है कृष्णा गोदावरी विवाद एक डिस्प्यूट चल रहा है, जो कि बहुउद्देशीय परियोजना के लिए विवाद है। तो बताने कि कौन सी सरकार के द्वारा
कोयना में अधिक पानी के डायवर्जन के संबंध में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण है। तो बताना वो कौन सा सरकार है, तमिलनाडु सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार है, या महाराष्ट्र सरकार है, या केरला सरकार है। मेरे ख्याल से पीछे वाला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से सुना होगा तो आप आंसर कर दोगे। तो हम जब कोयना की बात करेंगे तो कोयना अभी हमने पढ़ा महाराष्ट्र के बारे में, तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी होगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कारण ऐसा हुआ है, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल है नंबर 17 में, इन फालोदी, फालोदी या फिर फालोदी कह सकते हो आप, एंड बारमेर ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेस ट्रेडिशनली हैड अंडरग्राउंड टैंक्स और टाकास फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। बारमेर एंड फलोदी आर लोकेटेड। कह रहा है कि फलोदी और बारमेर जो है लगभग सभी घरों में, वहां पे सभी घरों में पारंपरिक रूप से पीने की पानी भंडारण के लिए भूमिगत टैंक या टांका होते थे, बनाया जाता था वहां पर। तो बताने कि बारमेर और फलोदी जिला जो है या फिर आप ये जो जगह है वो कहां से स्थित है, कहां पे लोकेटेड है। ऑप्शन है गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, या फिर राजस्थान में। तो याद रखेंगे बारमेर और फलोदी आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, राजस्थान में। सो प्लीज कीप इन माइंड। और राजस्थान की जो कैपिटल हो जाएगा वो आपका जयपुर होगा, ये भी आपने याद रखनी है। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 18 यहां पे है, अ 200 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन ओल्ड सिस्टम ऑफ टेपिंग स्ट्रीम एंड स्प्रिंग वाटर बाय यूजिंग बैम्बू पाइप्स इज प्रिवेलेंट इन द स्टेट ऑफ। ये आप इजीली कर सकते हो। बांस के पाइप का उपयोग करके धारा और झरने की पानी का दोहन करने की 200 साल पुरानी प्रणाली को किस राज्य में प्रचलित है। 200 साल पुराना कह सकते हो आप, प्रिवेल है ये प्रणाली या सिस्टम है जो कौन से राज्य में अभी भी प्रचलित है, किससे, बांस के पाइप का उपयोग करके। वो मेघालय में, त्रिपुरा में, असम में, या अरुणाचल प्रदेश में। सो प्लीज याद रखेंगे ऑप्शन ए होगा। ये परंपरा स्टार्ट है, ये सिस्टम स्टार्ट है अभी भी कहां पे, मेघालय में। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ए होगा मेघालय, ठीक है। और मेघालय का जो कैपिटल होगा शिलोंग होगा, ये भी याद रखेंगे, मेघालय शिलोंग हो जाना है, ये चीज याद रखनी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 19, विच इज नॉट अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। ये इजी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हो। फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं है ये बताना है, वो ग्लेशियर और आइस शीट है, या ग्राउंड वाटर है, या सरफेस रन ऑफ है, या ओशियन है। तो ऑब्वियस बात ऑप्शन डी होगा, जो कि ओशियन का वाटर वो एक्चुअली में सॉल्टी होता है, ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्मल यूज के लिए यूज नहीं करते, तो इसलिए वो फ्रेश वाटर हुआ नहीं, तो इस वजह से ऑप्शन डी होगा। बाकी ग्लेशियर और आइस शीट ये फ्रेश वाटर के तौर पे रहता है, ग्राउंड वाटर भी फ्रेश वाटर में रहता है, और सरफेस रन ऑफ जो होता है ये भी आपका क्या रहता है, फ्रेश वाटर का ही सोर्स माना जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर, जो कि हो जाएगा ओशियन। सो प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट है नंबर 20, जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है हीराकुंड डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, उस नदी का नाम बताना है, यहाँ पे दे रखा है, जिसमें हीराकुंड डैम क्या हुआ है, बना हुआ है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्टेड है। ऑप्शन है गंगा, मंजीरा, या मानस, या महानदी। तो याद रखेंगे हीराकुंड डैम जैसे आएगा तो ऑप्शन डी लगाना है, महानदी। महानदी ये स्पेशली ओडिशा में देखने को मिलेगा, ओडिशा में, ठीक है। तो हीराकुंड डैम कौन सा नदी पर बना है भाई, महानदी पर, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। सो ये आपका इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे एंड बेनिफिशियल साबित होगा आने वाले एग्जाम में। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो एंड होप कि आप लोगों ने अगर इस चैनल पे नए हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच।